पिक्चर 401 आई लव यू। खान बीबी बुरी तरह से वहीं बैठकर रोने लगी। आखिर उसे इतना नुकसान जो हो गया था, 1 ही करोड़ में रघुवंशी जूनियर्स ने खान बेबी की वॉट लगा दी थी। थोड़ी देर में वहां कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए। उन्होंने खान बीबी के हाथों में हथकड़ी पहनते हुए कहा, अंडरस्को, बहुत हुआ खान बीबी, इस बार अंदर जाओगी तो बाहर नहीं आओगी, चाहे तुम्हारे कितने भी बड़े कस्टमर हो। खान बीबी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। एक ही झटके में खान बीबी का जमा जमाया धंधा जूनियर रघुवंशी ने बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ देव और अभिमान दोनों ही मिलकर उन लड़कियों को लेकर वापस से फ्लैट में आ गए। वो लड़कियां जब अपनी बाकी की सहेलियों से मिली तो खुश हो गई और बाकी लड़कियों ने उन लड़कियों को बताया कि वो अब यहाँ सेफ है और अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपना करियर बना सकती हैं। दूसरी तरफ राघव सीधा अपने फ्लैट में आया। राघव ने अपने बेडरूम में जाकर देखा तो वो लड़की अब भी बेहोशी की हालत में बेड पर ही लेटी हुई थी। राघव ने एक बार फिर उस लड़की के माथे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। तभी राघव के फ्लैट की बेल बजी और राघव के चेहरे की हवाएं उड़ गई। राघव जल्दी से उठकर उस कमरे की तरफ गया जहां वो लड़की बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। राघव ने उस कमरे का गेट बाहर से बंद कर दिया और फिर जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल करता हुआ गेट के पास आया। राघव ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो सामने अनिरुद्ध एक कटोरी लेकर खड़ा हुआ था। राघव की जान में जान आई। उसने पूरा गेट खोलकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को, राघव भैया, घर में चीनी खत्म हो गई। पार्किंग में आपकी बाइक देखी तो समझ आ गया कि आप अपने फ्लैट में आ गए, तो सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी चीनी मांग लूं। राघव ने अनिरुद्ध के हाथ से कटोरी ले ली और किचन की तरफ चला गया। अनिरुद्ध भी राघव के पीछे पीछे किचन तक आ गया। अचानक ही अनिरुद्ध ने पूछा, अंडस्को, राघव भैया, राधा भाभी मिली? राघव ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अब तो शायद ही राधा मिलेगी। इतना कहकर राघव ने एक कटोरी चीनी अनिरुद्ध के हाथ में थमा दी। अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को, क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। अंकल कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाती है। राघव ने हंसकर कहा, अंडस्को, ऐसा नहीं होता, अगर राधा को मिलना होता तो मिल जाती। खैर छोड़ो, अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी कि राधा मेरी जिंदगी में वापस आएगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे बारे में यहाँ किसी को मत बताना। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी कमरे में से टूटने की आवाज आने लगी। शायद वो लड़की दरवाजा बजा रही थी। ये सुनकर राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं अनिरुद्ध वो भी हैरान होकर राघव को देखकर बोला, अंडस्को, आपके कमरे में कोई है भैया? राघव ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, कोई भी तो नहीं है। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, नहीं, मुझे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। राघव ने कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा वहम है, हो सकता है बराबर वाले फ्लैट में कोई हो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाए और उस गेट की तरफ देखा जहां से थोड़ी देर पहले आवाज आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही थी। अनिरुद्ध ने एक बार राघव की तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और वहां से चला गया। उसके जाते ही राघव ने गेट बंद किया और जल्दी से उस लड़की के कमरे में आया। राघव ने देखा तो वो लड़की बेड से उतरकर चल रही थी। चलने की वजह से उसका हाथ वहां रखे फ्लावर पॉट पर लग गया और वो फ्लावर पॉट टूट गया। राघव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाता हुआ बोला, अंडस्को, ए लड़की, यही बैठो, चलना नहीं है, समझी? उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव ने कुछ कुकीज उसके सामने रखी और बोला, अंडस्को, भूख लगी है तो इन्हें खा लेना। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव कमरे से बाहर चला गया। राघव ने ये सब कर तो दिया था, लेकिन अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अच्छे से जानता था कि नित्या कपूर चुप नहीं बैठेगी, इस लड़की को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी और जब उसे पता चलेगा कि राघव ने उसके साथ दगा किया है, तब तो उसकी जान लेने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध अपने कमरे में आया तो उसे राघव के फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ लगी और तभी उसकी नज़र एक एलसीडी स्क्रीन पर गई जहां एक हॉरर सीरियल चल रहा था, श्रपित इश्क। उस सीरियल को देखकर अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया।
अनिरुद्ध ने पहले टीवी बंद किया और उसके बाद बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। आज आराध्या भी नहीं थी, वो भी रघुवंशी मैंशन में थी और अनिरुद्ध को भी आज रघुवंशी मैंशन जाना था। अनिरुद्ध बहुत देर तक बालकनी में खड़ा रहा और तभी उसने अपने लेफ्ट साइड देखा, जहां उसे राघव की बालकनी में एक परछाई दिखाई दी। अनिरुद्ध उस परछाई को ही देखता रहा। वो परछाई कभी इधर और कभी उधर जाती। उस परछाई को देखकर ही लग रहा था कि वो किसी लड़की की परछाई है। उस परछाई को देखकर अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसे डर लगने लगा। अनिरुद्ध जल्दी से अपने कमरे में आया। उसने टाइम देखा तो रात के 7 बजे बज रहे थे। अनिरुद्ध ने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस परछाई पर ही जा रहा था। अनिरुद्ध वापस से बालकनी में गया तो उसने फिर से वो परछाई देखी। अब तो अनिरुद्ध 1 सेकंड के लिए भी अपने फ्लैट में नहीं रुका और डर के मारे जल्दी से उस फ्लैट से बाहर चला गया। दूसरी तरफ रघुवंशी मैंशन में आज देव और सरगम दोनों का रिसेप्शन था। देव ने थीम के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर का सूट पहना था और जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। देव तैयार हो गया था और अपने कमरे में मोबाइल लेकर खड़ा हुआ था। तभी देव थोड़ा तेज आवाज में बोला, अंडरस्को, सरगम रेडी हो गई। थोड़ी देर में बड़ी माँ बुलाने आ जाएगी। सरगम जो कि क्लोजेट से तैयार होकर बाहर आई। देव ने सरगम को देखा तो देखता ही रहा। लाल जोड़े में सरगम बहुत खूबसूरत लग रही थी। सरगम ने एक लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो बहुत सिंपल सा था। उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। देव तो सरगम को ही देखता रहा और फिर अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव जल्दी से सरगम के सामने गया और घुटनों के ऊपर बैठकर दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोला, अंडरस्को, सरगम आई लव यू। सरगम की तो आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि देव उसे प्रपोज कर रहा है। हालांकि पहली ही रात देव कमरे में नहीं आया और जब आया तो सीधा जाकर उसे गले लगाकर सो गया और अब घुटनों के बल बैठकर उसे आई लव यू बोल रहा है। और तभी देव ने चुटकी बजाकर सरगम से कहा, अंडरस्को, क्या सोच रही हो? तुम्हें ही कह रहा हूँ। सच में सरगम, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई रियली लव यू, लेकिन वो वाला लव यू नहीं, दोस्त वाला लव यू। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें इस अनचाहे से रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा और फिर तुम्हारे लिए एक हैंडसम सा लड़का ढूंढ लूंगा। फिर तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। नो डाउट तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सरगम का दिल जितनी जल्दी खुश हुआ था, उतनी ही जल्दी देव ने दुखा भी दिया। सरगम धीरे से बोली, अंडरस्को, क्या सच में मैं बहुत खूबसूरत हूँ? देव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सरगम बोली, अंडरस्को, तो क्या सच में कोई भी मुझे पसंद कर लेगा? देव बोला, अंडरस्को, हाँ कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा। सरगम बोली, अंडरस्को, तो फिर आप क्यों नहीं पसंद कर लेते? ये सुनते ही देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जो अपने दोनों हाथ हवा में फैला रखे थे, वो खुद में समेट लिए और खड़ा होकर सरगम को हैरानी से देखने लगा। और तभी सरगम मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। ये सुनते ही देव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो भी हंसकर बोला, अंडरस्को, मैं तो सच में सीरियस हो गया था। देखो सरगम, मैं पहले से ही रिश्ते को लेकर क्लियर हूँ और तुम भी मुझे लेकर कोई डाउट मत रखना, समझ रही हो ना? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करके मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, मैं कोई डाउट नहीं रख रही, मैं भी बस मजाक ही कर रही थी। देव ने मुस्कुराकर सरगम की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अंडरस्को, अच्छा चले। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपना हाथ देव के हाथ में रख दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ देव के हाथ में रखा, मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, कान्हा जी प्लीज अब ये हाथ कभी मत छुड़वाना। देव फिर सरगम को लेकर बाहर पार्टी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ मीरा हीर के पास रहने लगी थी। उसे हीर के पास अच्छा लगता था और वैसे भी मीरा समझती थी कि उसकी बहन की शादी हो गई है, इसलिए वो सरगम से डिस्टेंस मेंटेन करने लगी थी। इसलिए उसे जो कुछ भी चाहिए होता था, वो हीर के पास आ जाती थी। अब भी वो हीर के पास ही दुपट्टा लेकर खड़ी हुई थी, ताकि हीर उसका दुपट्टा सही से उसके लहंगे में अटैच कर दे। हीर भी मीरा के सामने खड़ी होकर बैंगल्स पहन रही थी।
बैंगल्स पहनने के बाद उसने मीरा को देखा और प्यार से अपने पास आने का इशारा किया। मीरा भी हीर के पास चली गई। हीर ने मीरा का दुपट्टा सही से सेट कर दिया और फिर उसके गाल को हाथ लगाकर बोली, अंडस्को, मीरा मेरा एक काम कर दो। मीरा ने हमें गर्दन हिलाई। हीर ने बेड पर रखे एक सूट को मीरा के हाथ में देते हुए कहा, अंडस्को, ये ले जाकर कृष को दे दो, वो भी तैयार हो जाएगा। मीरा कृष के पास तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हीर ने उसे कहा था, इसलिए उसने चुपचाप सूट को उठाकर कृष के कमरे में चली गई। मीरा कृष के कमरे के बाहर खड़ी हुई, अपने आप को तैयार कर रही थी और फिर उसने जैसे ही गेट खटखटाना के लिए हाथ उठाया, गेट अंदर से किसी ने खोल दिया। कृष ने मीरा को देखकर कहा, अंडस्को, ए चुटकी, यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने कांपते हाथों से कोट कृष की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, बड़ी माँ ने दिया है। कृष ने कोट पकड़ लिया और मीरा जैसे ही जाने क्यों हुई, कृष ने मीरा की कलाई पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। मीरा की आंखें तो हैरानी से फैल गई। कृष बोला, अंडस्को, ए छुटकी, पहली बार मेरे कमरे में आई हो, मेरा कमरा तो देख लो। मीरा तो चुपचाप खड़ी थी, रिएक्ट नहीं कर रही थी और तभी कृष अपने कोट को देखता हुआ बोला, अंडस्को, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मीरा ने आंख उठाकर कृष को देखा तो कृष ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, हमने तुम्हारी सारी सहेलियों को खान बीबी के पास से आज़ाद कर दिया और वो सारी लड़कियां आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगी और खान बीबी को हमने पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इस बार खान बीबी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने खुद IAS ऑफिसर से बात की है। ये सुनते ही मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से कृष के सामने आई और एक्साइटेड होकर बोली, अंडस्को, आप सच कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी, सच में खान बीबी अब कभी किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेगी? कृष ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ, किसी की नहीं करेगी। इनफैक्ट तुम्हें तो अभिमान को थैंक्स बोलना चाहिए, अभिमान की वजह से ही हमने ये सब किया है। मीरा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, अंडस्को, सर तो गुस्सा करते हैं, अगर मैं उन्हें थैंक्स बोलने जाऊंगी तो फिर से गुस्सा करेंगे। कृष बोला, अंडस्को, गुस्सा करेगा तो करेगा ही, लेकिन तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मीरा ने हमें गर्दन हिलाई और वहां से जाने लगी और तभी कृष ने मीरा का दुपट्टा पकड़ लिया। मीरा की सांस रुक गई। मीरा ने नम आंखों से पलटकर कृष को देखा तो कृष की नजरें कहीं और ही थी। मीरा ने कृष की नजरों को फॉलो किया तो हैरान हो गई। कृष मीरा की कमर को देख रहा था। मीरा की कमर थोड़ी सी विजिबल थी और कृष की नज़र वही टिकी हुई थी। मीरा की कमर में हल्के हल्के निशान थे, जो हल्के नीले थे। कृष को समझते देर नहीं लगी कि उस रात कृष ने मीरा के साथ कुछ तो गलत किया, जिस वजह से मीरा उससे इतना डरती है। मीरा अपना दुपट्टा छुड़वाने लगी, लेकिन कृष ने मीरा का दुपट्टा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसे झटका मारा और मीरा कृष के सीने से जा लगी। कृष ने मीरा को पलटा और उसके बालों को हटाकर उसकी कमर को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरान हो गई। ऐसे ना जाने कितने ही निशान मीरा की कमर पर थे। ये देखकर कृष ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। 402 उस रात का सच। कृष ने अपनी उंगलियों के निशान छुए। वैसे तो निशान ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी कृष गिल्ट में मरे जा रहा था। वही कृष के ऐसे छूने से मीरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। कृष ने मीरा को पलटकर उसकी आंखों में देखा, जो हल्की सी नम हो गई थी। मीरा ने धीरे से कहा, अंडस्को, मैं जाऊं? कृष ने न में गर्दन हिला दी। कृष ने मीरा की कलाई पकड़ी और उसे लेकर सोफे के पास आया। कृष बैठा और उसने मीरा को अपनी गोद में बैठा लिया। मीरा तो हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं था कि कृष उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वो तो पहले ही कृष के छूने से ऐसे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, अब वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। वहीं कृष ने मीरा का सिर अपने सीने पर रखा और अपनी पकड़ उस पर कस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कृष को इस वक्त मीरा पर बहुत प्यार आ रहा था और खुद पर बहुत गुस्सा, और शायद वो इस फीलिंग्स को बैलेंस करने पर नाकाम हो रहा था। इसलिए उसने मीरा को अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी पकड़ मीरा पर कस दी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो तो चुपचाप सांस रोक के कृष की गोद में बैठी रही। थोड़ी देर बाद मीरा नहीं धीरे से कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, आप लेट हो जाएंगे।
मीरा की आवाज सुनकर कृष ने अपनी आंखें खोली और उसके सिर को अपने सीने से हटाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, अंडस्को, प्लीज मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था। मीरा की आंखें भर आई। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। कृष ने मीरा की आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और बोला, अंडस्को, देखो मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम मुझे बताओगी तभी तो पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मीरा की आंखों में एक बार फिर से पानी आ गया। फिर कृष ने मीरा के दोनों गालों को अपने हाथों में भरा और अपना माथा मीरा के माथे से टच करके प्यार से बोला, अंडस्को, प्लीज मीरा बता दो ना, क्या हुआ था, वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगा। इतना तो मुझे भी पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ गलत भी किया है, जिस वजह से तुम इतना डरती हो। कृष ने मीरा की आंखों में देखा और मीरा की आंखें छलकने के लिए तैयार थी। कृष ने एक बार फिर कहा, अंडस्को, प्लीज मीरा। मीरा बोली, अंडस्को, उस दिन आपने। फ्लैशबैक। कृष होटल में अपने क्लाइंट के साथ था और वो उनके साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद कृष ने अपने क्लाइंट के साथ हैंडशेक किया और तभी किसी ने उसे एक ड्रिंक को ऑफर की। कृष ने बिना सोचे समझे उस ड्रिंक को उठा लिया और एक ही झटके में खत्म कर दिया। कृष ने फिर अपने कमरे का रुख कर लिया। कृष अपने कमरे तक आया तो उसका सिर भारी होने लगा। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिला हुआ था, लेकिन फिलहाल तो कृष कुछ नहीं कर सकता। फिर जैसे तैसे अपने कमरे में आ गया। कृष कमरे में आया तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो उसे धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। कृष के हाथ में उसका लैपटॉप था। कृष ने पहले अपना लैपटॉप टेबल पर रखा। वही कृष ने उस लड़की को देखा तो वो भी डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं मीरा थी। कृष ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, अंडस्को, निकलो यहाँ से, मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मीरा चुपचाप बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी बाहर किसी आदमी ने उसे देखा जो उसे आंखें दिखा रहा था और उस आदमी ने मीरा को बाहर आने से मना कर दिया, बल्कि उस आदमी ने आगे बढ़कर उस कमरे का गेट बंद कर दिया। वही कृष तो अपना सिर पकड़े खड़ा हुआ था। मीरा भी चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई थी। डर के मारे मीरा का बदन कांप रहा था। मीरा ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कृष पर भी ड्रग्स का असर होने लगा। कृष ने मीरा को देखा तो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम्हें मैंने बोला था ना, यहाँ से जाने के लिए तो क्यों खड़ी हो। मीरा तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप डरी सहमी खड़ी रही। मीरा अंदर तक कांप रही थी। डर के मारे कुछ नहीं बोली, ना बाहर जा सकती थी और ना ही कृष के साथ उस कमरे में रह सकती थी। अचानक ही कृष ने मीरा की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया और अपने दोनों हाथ मीरा की कमर पर लपेट दिए। कृष खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपना चेहरा मीरा की गर्दन में छुपा दिया। मीरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे वो फिर से कांपने लगी। कृष अपने कंट्रोल में नहीं था। धीरे धीरे मीरा के गर्दन पर किस करने लगा। अचानक ही कृष को महसूस हुआ कि वो गलत कर रहा है। उसने फिर से मीरा को खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगी, जाओ यहाँ से। लेकिन मीरा कहाँ जाती, इसीलिए नम आंखों से चुपचाप खड़ी रही। कृष से एक बार फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर से मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर फिर से उसे गले लगा लिया। इस बार कृष ने मीरा के होठों को कैप्चर कर लिया और मीरा तो जैसे एकदम से ठंडी पड़ गई। कृष मीरा को किस कर रहा था और मीरा उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी कृष अपने कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया। उसने मीरा को पकड़ा और छत से उसे घुमा दिया और उसकी ड्रेस की जिप खोल दी और अपने दांत उसकी कमर में गड़ा दिए। मीरा रोने लगी, सिसकने लगी। फिर कृष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कृष खुद ही अपने आपे में नहीं था, तो वो मीरा की कोशिशों को क्या ही समझता। वो तो बस मीरा की कमर को नोचने काटने में लगा हुआ था। कृष ने मीरा की ड्रेस थोड़ी और नीचे खिसकाने की कोशिश की तो मीरा का रोना और तेज हो गया। कृष ने मीरा को अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक चांटा मीरा के गाल पर मार दिया। मीरा धड़ाम से जमीन पर जा गिरी।
कृष मीरा की तरफ बढ़ा और मीरा पीछे खिसकती रही। मीरा हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को प्लीज सर माफ कर दीजिए, सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन कृष उसे तो कुछ होश नहीं था। कृष मीरा के पास आया और उसने मीरा के बालों को पकड़कर खड़ा किया और एक बार फिर अपने होंठ मीरा के होठों पर रख दिए। मीरा कृष को मारने लगी, लेकिन कृष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो फिलहाल मीरा की जरूरत थी और वो अपनी जरूरत पूरी भी कर रहा था। कृष ने झटके से मीरा को छोड़ा और मीरा दीवार से जा लगी। कृष ने मीरा की गर्दन पकड़कर गुस्से में कहा, अंडरस्को जो कह रहा हूँ वो करती जाओ, वरना जबरदस्ती करूँगा, फिर तुम झेल नहीं पाओगी। इतना कहकर कृष ने मीरा को अपनी तरफ खींचना चाहा, तो मीरा ने कृष के सीने पर हाथ रखकर पूरी जान लगाकर उसे धक्का दे दिया और फिर थोड़ा सा पीछे हट गई। कृष गुस्से में उठा और मीरा को मारने के लिए अपनी बेल्ट निकालने लगा। मीरा का रोम रोम कांप गया। कृष ने बेल्ट निकाली और अपने हाथ पर लपेटकर नशे में मीरा को मार दी। मीरा को एक ही बेल्ट लगी थी और मीरा की चीख निकल गई। अचानक ही मीरा के चीखने से कृष थोड़ा अपने होश में आया। उसने मीरा को देखा और अपने हाथ में उसने बेल्ट को फेंक दिया। लेकिन कृष की हालत बहुत खराब थी। वो ना खुद को संभाल पा रहा था और ना ही मीरा को संभालने की उसकी हालत थी। लेकिन फिर उसको समझ आ गया कि वो गलत कर रहा है। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गया। कृष के जाते ही मीरा ने बेड पर रखी एक चादर को उठाया और उसे लपेटकर बैठ गई। फ्लैशबैक एंड। मीरा सिर झुकाकर कृष की गोद में रो रही थी और कृष उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था जैसा उसने मीरा के साथ कर दिया था। पहले तो उसे सिर्फ खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तो खुद से घिन आ रही थी। कृष ने मीरा के आंसू पोंछे और उसे एक बार फिर अपने सीने में समाते हुए कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी मीरा, मुझे नहीं पता था कि मैंने नशे में तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया। यकीन मानो अगर होश में होता तो नजर उठाकर भी तुम्हें नहीं देखता। मीरा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रोती रही। कृष ने फिर मीरा के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा और उसकी हथेली पर किस करके कहा, अंडरस्को बहुत जोर की बेल्ट लगी थी। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष ने अपनी पकड़ एक बार फिर मीरा पर कस दी। कृष बोला, अंडरस्को चाहो तो तुम भी मुझे बेल्ट मार सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, थप्पड़ भी मार सकती हो, तुम अगर मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मार लो। कृष की बात सुनकर मीरा ने हैरानी से कृष को देखा तो कृष ने मीरा के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को मैं सच कह रहा हूँ, मैं बुरा हूँ ना, तो तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, देखो मैंने तुम्हें मार तो मुझे मार लो। मीरा ने न में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को लेकिन आप ही ने तो कहा कि आप होश में नहीं थे। कृष बोला, अंडरस्को लेकिन सच तो यही है ना, मैंने तुम्हें मारा। मीरा बोली, अंडरस्को लेकिन मुझे नहीं मारना, आपकी वजह से मेरी बहन की शादी देव जीजू से हो गई, आपकी वजह से वो सारी लड़कियां आज़ाद भी हो गई, आपकी वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, आप अच्छे हो, मुझे आपको नहीं मारना। कृष बस मीरा को ही देखे जा रहा था। जितना मीरा ने आज बोल लिया था उतना तो मीरा ने कभी नहीं बोला था, बस कृष की बातों का हाँ और ना में ही जवाब देती थी। लेकिन आज मीरा ने अपने दिल की बात कृष को खुलकर बता दी। कृष ने एक बार फिर मीरा को अपने सीने से लगाया और उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके गालों को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी छुटकी, सच में सॉरी, अब तो मुझसे डरना बंद करो, मैं तुम्हें कभी हट नहीं करूँगा, उस दिन होश में नहीं था। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष ने मीरा को गोद में से खड़ा किया और फिर उसके दुपट्टे को ठीक करता हुआ बोला, अंडरस्को मैं तैयार होकर आ रहा हूँ, तुम बड़ी माँ से जाकर कह दो कि मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से जाने लगी और तभी कृष ने मीरा को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को मीरा रुको। कृष की आवाज सुनकर मीरा रुक गई और पलटकर कृष को देखने लगी। कृष ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को तुम बहुत ब्रेव गर्ल हो, बहुत अच्छी भी। मीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही कृष ने कसकर आंखें बंद की और खुद से ही बोला, अंडरस्को कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छा भी तो नहीं किया, पता नहीं बेचारी ने कैसे झेला होगा।
दूसरी तरफ अभिमान अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया। जैसे ही वो आराध्या के कमरे को पार करता हुआ आगे गया, एकदम से रुक गया। वो वापस से आया और उसने आराध्या के कमरे में जाकर देखा तो आराध्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आराध्या इस वक्त रेड कलर की चूड़ियां पहन रही थी, जिसे देखकर अभिमान वहीं रुक गया। उसकी आंखें आराध्या पर टिक गई। वैसे तो अभिमान ने आराध्या को कई बार देखा था, लेकिन शायद रेड कलर में पहली बार देख रहा था। ना चाहते हुए भी अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और वो मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, गिलहरी ने मुझे गिराया था ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। आराध्या तैयार हो गई थी, बाहर की तरफ आने लगी तो अभिमान जल्दी से पीछे हट गया। आराध्या बाहर आकर 2 ही कदम चली थी कि अभिमान से टकरा गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, अंडस्को, गिलहरी आंखें हैं कि बटन देखकर नहीं चल सकती। मेंशन में इंसान भी रहते हैं, तुम्हारी तरह जानवर नहीं। गिलहरी कहीं की जब देखो फुदकती रहती है। आराध्या ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, ओ अच्छा, मेंशन में इंसान रहते हैं। कहाँ रहते हैं इंसान? मुझे तो कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। आराध्या सीधा सीधा अभिमान को ताने मार रही थी और अभिमान भी समझ रहा था। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। आराध्या बोली, अंडस्को, सच में इतनी पसंद आ गई मैं। अभिमान वहां से जाने लगा तो आराध्या बोली, अंडस्को, क्या बात है, आज बहस खत्म किए बिना ही जा रहे हो? अभिमान ने पलटकर जवाब नहीं दिया और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर चला गया। 403 जलन। आराध्या को अजीब तो लगा कि आज पहली बार अभिमान बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया, लेकिन फिलहाल तो आराध्या का कंसंट्रेट अपनी साड़ी पर था और चुपचाप वहां से पार्टी में चली गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी पार्टी में आ गया था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस परछाई पर था। अनिरुद्ध को डर तो लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था ये सब अंधविश्वास है और अनिरुद्ध जब पार्टी में आया तो उसका सामना सबसे पहले राजवीर से हुआ। राजवीर ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी। राजवीर ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और बार काउंटर की तरफ लेकर गया और उसे एक ऑरेंज जूस देता हुआ बोला, अंडस्को, इसे पी लो और बताओ मुझे क्या हुआ। तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। अनिरुद्ध ड्रिंक नहीं करता था और शायद इसीलिए राजवीर ने उसे ऑरेंज जूस ऑफर किया था। अनिरुद्ध ने ऑरेंज जूस पीकर राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को, अंकल एक बात पूछूं? राजवीर ने कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, हाँ हाँ पूछो, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, खुददार, खुद की रिस्पेक्ट करना, कॉन्फिडेंट रहना। तुम्हें तो पता भी नहीं है, शिवाय का बॉडीगार्ड था मैं और उसका सीनियर भी। अब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, बस तुम्हें मुझसे ज्यादा गुस्सा है, मेरे अंदर गुस्सा कम था। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, अंकल भूत प्रेत होते हैं क्या? ये सुनते ही राजवीर ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसे तो बहुत सारी बातें याद आ गई। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ होते तो हैं। अब तो अनिरुद्ध ने अपना बचा हुआ ऑरेंज जूस भी पी लिया और उसे यकीन हो गया कि उसने बालकनी में जिस लड़की की परछाई देखी थी हो ना हो वो कोई चुड़ैल का साया था, क्योंकि राघव भैया के घर कोई नहीं रहता था सिवाय राघव के, तो वह साया वहां कैसे आया? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, एक बात बोलूं? अंकल, मैंने चुड़ैल को देखा। अब तो राजवीर की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तो पहले ही डरता था और अनिरुद्ध के मुंह से ये सुनकर उसके दिल की धड़कनें भी डबल स्पीड से भागने लगी। अनिरुद्ध इससे आगे कुछ कहता, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज अनिरुद्ध, और कुछ मत बताओ। वो क्या है ना तुम किसी को बताना मत, लेकिन मुझे भूत प्रेत से डर लगता है और ये रूही है ना तुम्हारी आंटी, उसने मुझे बहुत डराया है। अब तुम शुरू मत हो जाना, प्लीज चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। इतना कहकर राजवीर अनिरुद्ध को लेकर मेहमानों के बीच आ गया। दूसरी तरफ देव सरगम को बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा था, खासकर अपने करीबी दोस्तों से, बिजनेसमैन से और बाकी कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और आखिर में देव ने सरगम को एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराया। उस लड़की को देखकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़की कोई और नहीं संजना थी, जिसने एक वन पीस पहना हुआ था और नो डाउट उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आखिर अपनी खूबसूरती की वजह से ही तो उसने देव को अपने जाल में फंसाया था। देव ने सरगम को संजना से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, सरगम, ये संजना मेरी खास दोस्त। सरगम ने भी संजना को देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया और संजना के चेहरे पर एक तंज भारी मुस्कान आ गई। देव बोला, और संजना, ये मेरी बीवी सरगम। इतना कहकर देव और संजना दोनों ही एक दूसरे को देखकर तिरछा मुस्कुराने लगे। वही सरगम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा इतने सारे मेहमानों में संजना भी एक मेहमान है। देव सरगम को लेकर वहां से चला गया और संजना ने देव को कुछ इशारा किया और देव ने भी पलकें झपका दी, जैसे वो उसके इशारे को समझ गया हो। वहीं दूसरी तरफ आराध्या आर्या से बातें कर रही थी। दोनों ही बहुत खुश थी और अभिमानन अपने हाथ में ड्रिंक पड़कर उन दोनों को देख रहा था। अभिमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक शरारत भरी मुस्कान, जिसका मतलब बस अभिमान ही जानता था और कोई नहीं। और तभी आर्या ने आराध्या की साड़ी के पल्लू को देखकर कहा, आराध्या, ये तुम्हारी साड़ी के पल्लू पर क्या है? आराध्या ने भी अपनी साड़ी के पल्लू को देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसमें एक छिपकली थी। आराध्या ने जैसे ही अपने पल्लू पर छिपकली देखी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही सेकंड उसके मुंह से जोर चीखने निकली। यहाँ आराध्या चिल्लाए और वहां अभिमान को हंसी आनी शुरू हो गई। आराध्या पूरी पार्टी में अपनी साड़ी के पल्लू को खुद से दूर करती और इधर उधर भागने लगी। पूरी पार्टी आराध्या को ही देख रही थी। आराध्या हीर के पास गई। हीर तो पहले ही छिपकली से डरती थी, फिर भी वो आराध्या को दिलासा देते हुए बोली, कुछ नहीं होगा आराध्या, आराध्या कुछ नहीं होगा। आराध्या डरते हुए बोली, प्लीज बड़ी माँ इसे हटाओ, बड़ी माँ प्लीज इसे हटाओ। वही अभिमान, उसका तो हंस हंसकर बुरा हाल था। अभिमान को हंसता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। पता नहीं शिवाय ने कितने सालों बाद अभिमान को ऐसे हंसता हुआ देखा था। वैसे भी ये सारा कांड अभिमान ने ही तो किया था, तभी तो उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट चिपक गई थी और वो बस आराध्या का रिएक्शन देखना चाहता था। और फाइनली वो पूरी पार्टी में आराध्या का रिएक्शन देख रहा था। आखिरकार अभिमान की हंसी एकदम से रुक गई, क्योंकि आराध्या युग के पास चली गई और लगभग युग के सीने से चिपकती हुई बोली, युग प्लीज इसे हटा दो, युग प्लीज इसे हटा दो, युग प्लीज हटा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। युग ने आराध्या को संभालते हुए कहा, हाँ बस हटा रहा हूँ, देखने तो दो, लेकिन तुम एक जगह खड़ी तो हो जाओ। तुम तो उछल रही हो, अगर ऐसे ही उछलती रहोगी तो मैं छिपकली को कैसे हटाऊंगा? इतना कहकर युग ने आराध्या की कमर पर एक हाथ लपेट दिया और दूसरे हाथ से उसके पल्लू को देखा, जिसमें एक नकली छिपकली थी। वही एवं नजारा देखकर अभिमान के तो सीने में जैसे आग लग गई। युग का आराध्या की कमर पर हाथ लपेटना जैसे उसे बिल्कुल रास न आया हो। उसके हाथ में जो गिलास था, उसकी पकड़ उस पर कस गई और आंखों में गुस्सा उतर आया। वही युग ने जब आराध्या का पल्लू देखा तो उसे भी हंसी आ गई और उसने नकली छिपकली की पूंछ पकड़कर आराध्या को दिखाते हुए कहा, ये नकली है, किसी ने जानबूझकर तुम्हारे पल्लू में बांध दी। उस नकली छिपकली को देखकर आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अभिमान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। वही अभिमान वो भी सुलगती हुई आंखों से आराध्या और युग को ही देख रहा था और फिर वो वहां से चला गया। अभिमान सीधा अपने कमरे में आया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उस नहीं पता था कि उसे अचानक से आराध्या को युग के साथ देखकर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। अभिमान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फीलिंग अब उसके संभालने से संभाल नहीं रही थी। अभिमान ने गुस्से में टेबल पर रखा हुआ एक वास उठाया और जमीन पर दे मारा और फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। वही आराध्या हाथ बांधे खड़ी हुई थी, उसे अभिमान पर गुस्सा आ रहा था। पूरी पार्टी में अभिमान ने उसका मजाक जो बना कर रख दिया था। आराध्या भी मन ही मन खुद से बोली, अभिमान रघुवंशी छोड़ूंगी नहीं।
थोड़ी देर बाद आराध्या के मोबाइल में एक मैसेज आया। आराध्या ने मैसेज रीड किया और कृष की तरफ देखा तो कृष ने आंखों से इशारा किया और आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा जो किसी बिजनेस टायकून से बातें कर रहा था और तभी युग अनिरुद्ध के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उसे हल्का सा खींचते हुए बोला, अंडस्को, अरे आज तो बिजनेस का काम छोड़ दे, चल चलते हैं। अनिरुद्ध ने हैरानी से युग को देखकर कहा, अंडस्को, कहाँ चलते हैं? युग बोला, अंडस्को, अरे यार यहाँ तो सब बुढ़े बुढ़े हैं, उनके बीच में क्या ही पार्टी होगी, चलो हम अपनी पार्टी करते हैं। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, मैं नहीं पीता यार। युग ने कहा, अंडस्को, अरे मत पियो, इंजॉय तो करेगा ना, आज तेरी सेटिंग करवा देता हूँ किसी लड़की से। इतना कहकर युग हंसने लगा और युग की बात पर अनिरुद्ध भी हंसते हुए बोला, अंडस्को, पहले खुद की सेटिंग तो कर ले। युग और अनिरुद्ध एक दूसरे को खींचाई करते हुए मेंशन की छत पर चले गए जहां जूनियर रघुवंशी ने पार्टी का अरेंजमेंट किया हुआ था। वो सारा अरेंजमेंट कृष ने किया था और कृष ही सबको वहां बुलाकर लाया था। देव सरगम के साथ वहां आ गया था और बाकी जूनियर रघुवंशी के कुछ दोस्त थे। सब वहां मौजूद थे। अभिमान गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था और अनिरुद्ध भी गुस्से में अभिमान को ही देख रहा था, लेकिन फिलहाल सिचुएशन को समझते हुए दोनों ने ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां सब सरगम और देव को डांस करने के लिए अप्रोच करने लगे। देव मना नहीं कर पाया और सरगम का हाथ पकड़कर डांस फ्लो पर आ गया और दोनों ही डांस करने लगे। सरगम और देव को संजना देख रही थी और संजना को कृष और युग देख रहे थे। कृष बोला, अंडस्को, इसे तो इनवाइट नहीं किया था, ये क्यों आ गई? युग ने कहा, अंडस्को, देव के अलावा और कौन बुलाएगा, और ये भी इतनी बेशर्म है कि आ गई। कृष ने कहा, अंडस्को, यार इसके अंदर देव के लिए थोड़ा भी प्यार होता ना तो अब तक देव और सरगम को देखकर जल भून गई होती, लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं करती, बस देव के पैसे पर ऐश करना चाहती है। अगर ये खुलकर बोले देना तो मैं 10 करोड़ इसके मुंह पर मारूं और इसे हमेशा के लिए देव की जिंदगी से जाने के लिए कह दूं। युग बोला, अंडस्को, नहीं ये नहीं जाएगी क्योंकि ये तो मोटा हाथ मारने की सोच रही है। देव और सरगम डांस कर रहे थे। जहां सरगम थोड़ा खुश थी वही सोच भी रही थी कि उसका ये रिश्ता पता नहीं कब तक टिकेगा। और देव अब डांस तो सरगम के साथ कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें संजना पर टिकी हुई थी। बेशक देव संजना की हकीकत नहीं जानता था, लेकिन देव का प्यार संजना के लिए बहुत प्योर था। थोड़ी देर बाद देव और संजना दोनों ही डांस करते हुए रुक गए और सब ने देव और संजना के लिए क्लैपिंग की। उसके बाद कृष ने अनाउंसमेंट करते हुए सबको डांस करने के लिए अप्रोच किया और कोई भी कृष की बात टाल नहीं पाया और सब डांस करने लगे। युग सीधा संजना के पास गया क्योंकि वो जानता था अगर उसने संजना के साथ डांस नहीं किया तो वो देव से चिपकती रहेगी, और देव से चिपकने का मतलब है सरगम का दिल टूटना। और फिर कृष और युग दोनों ही सरगम का दिल टूटन नहीं सह सकते थे। कहीं ना कहीं सरगम ने अपने लिए सबके दिल में जगह बना ली थी। कृष ने मीरा को डांस के लिए पूछा और मीरा ने तो मुस्कुराकर कृष के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और वो दोनों बहुत प्यार से डांस करने लगे। कृष को मीरा ऊपर पर बहुत प्यार आ रहा था और खुद पर गुस्सा। हालांकि वो जितना उस बात को भूलने की कोशिश करता उतना ही उसके दिमाग में वो सारी बात आती, लेकिन फिर भी उसे मीरा को लेकर कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स आ गई थी। अनिरुद्ध, आराध्या और अभिमान तीनों ही खड़े हुए थे। कृष ने कई बार अभिमान को डांस करने के लिए कहा, लेकिन अभिमान किसी लड़की के साथ डांस नहीं करना चाहता था और जिसके साथ डांस करना चाहता था उस लड़की को एटीट्यूड दिखा रहा था। और तभी आराध्या बोली, अंडस्को, चलो ना भाई, हम डांस करते हैं। अनिरुद्ध ने हल्का सा हंस कर कहा, अंडस्को, आराध्या, मुझे डांस करना नहीं आता, मैं डांस नहीं कर सकता। आराध्या अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर खींचती हुई लाई और बोली, अंडस्को, अरे भाई, डांस करने में क्या है, मुझे कौन सा आता है, दोनों भाई बहन मिलकर करेंगे ना। वैसे भी ये सब खड़े होकर कमर तो हिला रहे हैं। आराध्या की बात पर अनिरुद्ध हंसने लगा। फिर वो दोनों ही डांस फ्लो पर आ गए और थोड़ा थोड़ा डांस करने लगे। आराध्या अनिरुद्ध को डांस सिखा रही थी और अनिरुद्ध सीखने की कोशिश भी कर रहा था,
जबकि आराध्या को तो खुद डांस नहीं आता था। अभिमान दोनों भाई बहन को देख रहा था। अभिमान थोड़ी देर तक तो आराध्या और अनिरुद्ध को देख रहा था, फिर उसने म्यूजिक बंद करने का इशारा किया। अचानक ही म्यूजिक बंद हो गया। सबने पार्टी में दूसरे को देखा और तभी अभिमान अनाउंसमेंट करता हुआ बोला, अंडरस्को, आप लोगों को पता है हमारी पार्टी में 2 बंदर भी हैं। अनिरुद्ध आराध्या सब कुछ जानते थे कि अभिमान किसकी बात कर रहा है। वही युग ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और कृष वो गुस्से में अभिमान को देख रहा था। 404 अभिमान को एक और थप्पड़। अभिमान ने जैसे ही अनिरुद्ध और आराध्या को बंदर कहा, अनिरुद्ध की बोएं गुस्से में तन गई। आराध्या ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडरस्को, भाई छोड़ो ना, इसे तो बोलने की आदत हो गई है। ये तो बदतमीज है, इसे क्या पता मेहमानों की इज्जत कैसे करते हैं। और तभी अभिमान ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को, आप सब जानते हैं ये दोनों बंदर डांस करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों से डांस हो नहीं रहा था। सब अनिरुद्ध और आराध्या पर हंसने लगे। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिमान ने फिर से हंसकर कहा, अंडरस्को, और तुम सबको पता है इनमें से जो बंदर है वो तो मुझे गुस्से में घूर कर देख भी रहा है। अब तो अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अभिमान के तरफ एक कदम बढ़ा, लेकिन तभी आराध्या ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, अंडरस्को, भाई प्लीज हम चलते हैं यहाँ से, इसके मुंह मत लगो, आपको पता तो है कि कितना बदतमीज है। आराध्या नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध अभिमान के बीच में लड़ाई हो, इसलिए वो अनिरुद्ध को खींच कर ले जाने लगी, लेकिन अनिरुद्ध सुलगती हुई आंखों से अभिमान को देख रहा था। वैसे तो ये पहली बार नहीं था जब अभिमान ने दोनों भाई बहन की बेइज्जती की थी। अभिमान अपनी इनसिक्योरिटी के चलते हमेशा दोनों की इंसल्ट करता था ताकि वो दोनों मेंशन आना छोड़ दे। कृष ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने कृष का देखना इग्नोर कर दिया और आराध्या अपने भाई को खींचते हुए वहां से ले जाने लगी, लेकिन वो जैसे ही छत से सीढ़ियों की ओर पहुंचे, उनकी टक्कर एक लड़की से हो गई। अनिरुद्ध को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उस लड़की को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, आंधी हो दिखाई नहीं देता। वो लड़की तो एटीट्यूड में अभिमान की भी माँ थी। उसने भी चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, मिस्टर अनिरुद्ध सो कॉल्ड रघुवंशी मैंशन के नौकर, मेरे ऊपर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर उस लड़की ने अनिरुद्ध को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया। उस लड़की का हाथ अनिरुद्ध को लगता उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उस लड़की का हाथ पकड़कर गुस्से में झटकते हुए कहा, अंडरस्को, ये जो तुम जैसी लड़कियां बात बात पर हाथ उठाती हो ना, किसी दिन हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। अनिरुद्ध हूँ तुम्हारे बाप का नौकर नहीं कि मुझे देखकर तुम्हारा हाथ उठ गया। ये सुनते ही उस लड़की को भी गुस्सा आ गया और वो मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई बोली, अंडरस्को, अभिमान तुम्हारे दोस्त की इंसल्ट हो रही है और तुम हो कि देख रहे हो। उस लड़की की बात सुनकर अभिमान जल्दी से आगे आया और उस लड़की की कलाई पकड़कर हल्का सा रब करता हुआ प्यार से बोला, अंडरस्को, क्या हुआ ट्विंकल। ट्विंकल मगरमच्छ के आंसू गिराती हुई बोली, अंडरस्को, ये तुम्हारा दोस्त मेरी इंसल्ट कर रहा है। ट्विंकल ने जानबूझकर अनिरुद्ध को अभिमान का दोस्त कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अभिमान अनिरुद्ध से बहुत चिढ़ता है। और तभी अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा और फिर प्यार से ट्विंकल की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, ट्विंकल छोड़ो ना, इन बंदरों के मुंह क्या लगना, तुम चलो पार्टी में। इतना कहकर वो ट्विंकल को ले जाने लगा, लेकिन अब आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। आराध्या ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, सही कहा तुमने अभिमान, हम बंदर ही हैं, आखिर बंदर ही तो बंदरों को इनवाइट करते हैं। अभिमान चलते हुए रुक गया और वापस से पलटकर आराध्या को देखकर बोला, अंडरस्को, तुम और तुम्हारा ये घटिया भाई निकलो हमारी पार्टी से। अनिरुद्ध ने भी थोड़ा सा आगे जाकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, अगर शिवाय अंकल ने प्यार से नहीं बुलाया होता तो महादेव की कसम यहाँ नहीं खड़ा होता। तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए लड़कों की पार्टी में आने का कोई शौक नहीं है। अभिमन्यु एक हाथ दिखाकर अनिरुद्ध को गुस्से में कहा, अंडरस्को, चल निकल, पापा का नाम लेकर महंगी महंगी पार्टी में आने का शौक पूरा करता है। तू और तेरी बहन को कोई भी रेप्यूटेड फैमिली अपने मुंह नहीं लगाएगी, लेकिन पापा ने तो सिर पर बैठा कर रख लिया।
साले मेरे पापा नहीं होते ना तो तू आज भी सड़क पर चाय बेच रहा होता और तेरी ये बहन झूठे बर्तन धो रही होती। अब तो अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना एक हाथ उठाकर जैसे ही अभिमान को मारने की कोशिश की, अभिमान ने अनिरुद्ध का हाथ वही पकड़ लिया और मरोड़कर एक मुक्का अनिरुद्ध के मुंह पर मार दिया। अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ा। अनिरुद्ध उठा और उसने भी गुस्से में एक पंच अभिमान के मुंह पर जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। ना तो अनिरुद्ध अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा था और अभिमान उसे तो पता नहीं किस बात का अभिमान था कि वो जब जब मन करता अनिरुद्ध और आराध्या को इंसल्ट करने से पीछे नहीं हटता था। दोनों ही रुक नहीं रहे थे। युग कृष अवनीत देव चारों ही जैसे तैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों पर ही जैसे खून सवार था, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। देव कृष युग अवनीत चारों ने मिलकर जैसे तैसे दोनों को अलग किया। अनिरुद्ध ने कृष की बाजू को झटकते हुए कहा, अंडस्को छोड़ मुझे, इसे बहुत घमंड है ना कि ये रघुवंशी फैमिली में पैदा हुआ है और मैं सड़क पर आज इसका घमंड अभी उतार देता हूँ। अभिमान ने भी अवनीत से हाथ खींचते हुए कहा, अंडस्को छोड़ो जीजू, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरा घमंड कैसे उतारता है। एक नंबर के भिखारी खटिया जलील इंसान, पापा ने उंगली क्या पकड़ाई, मेरे पूरे पापा पर कब्जा कर लिया। मेरी माँ इन दोनों की वजह से मुझे डांटती है, आज दोनों को इनकी औकात याद दिला देता हूँ। झगड़ा बढ़ता जा रहा था। जूनियर रघुवंशी सीनियर रघुवंशी को बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि सब जानते थे शिवाय और आर्या का गुस्सा अभिमान पर ही निकलेगा। आखिर गलती भी तो अभिमान की थी। एक जरा सी इनसिक्योरिटी पर उसने न जाने कब से अनिरुद्ध आराध्या को टारगेट किया हुआ था, बात बात पर उनकी इंसल्ट करता था। अगर अनिरुद्ध शिवाय का एहसान न मानता तो जिंदगी भर मेंशन में पैर न रखता, लेकिन हर बार अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर शिवाय अंकल की बात मान लेता था। आराध्या अभिमान को देख रही थी। आराध्या की आंखें गीली हो गई। आराध्या अच्छे से जानती थी कि अभिमान कभी भी उसे और उसके भाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि हमेशा ही ऐसे ही जलील करता रहेगा। और आज तो अभिमान ने हद कर दी, सबके सामने ही उन दोनों भाई बहन का जुलूस निकाल दिया। आराध्या ने अपने आंसू पूछे अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए बोली, अंडस्को चलो भाई, आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे। जैसे ही आराध्या ने ये बात बोली, अभिमान के चेहरे की हवायां उड़ गई। अभिमान यही तो चाहता था कि आराध्या और अनिरुद्ध कभी भी मेंशन न आए, और जब आराध्या ने ये बात बोली तो उसे कहीं ना कहीं आराध्या की बात चुभ गई। आराध्या अपने भाई को खींचकर वहां से ले गई। दोनों ही छत से नीचे आकर एक कॉरिडोर में रुक गए। आराध्या तो जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध तो पूरे तरीके से टूट गया था और झटके से घुटनों के बल बैठ गया। रोना नहीं चाहता था, फिर भी उसकी आंखें लाल हो गई। आराध्या से अपने भाई की हालत देख नहीं जा रही थी। आराध्या भी अपने भाई के सामने घुटनों के बल बैठती हुई बोली, अंडस्को भाई प्लीज ऐसे मत करो ना, आप ऐसे करोगे तो मुझे भी रोना आएगा। अनिरुद्ध की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा, लेकिन उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी, जैसे वो आंसू गिरने की परमिशन मांग रहे हो और अनिरुद्ध ने उन्हें बाहर आने से मना कर दिया हो। अनिरुद्ध अपने आंसू कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडस्को मैं ठीक हूँ, चलो नीचे चलते हैं। और वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या, जो कि कब से अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो भी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती थी। बचपन से लेकर अब तक अनिरुद्ध ने ही तो आराध्या को संभाला था, और आज अभिमान की वजह से अनिरुद्ध हट हो गया था। अनिरुद्ध खुद को संभालता हुआ नीचे गया। नीचे सीनियर रघुवंशी आपस में बातें कर रहे थे। अनिरुद्ध को आज इतनी बड़ी पार्टी में अकेलापन महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध बार काउंटर पर गया, उसने एक बोतल उठाई और वहां से चला गया। अनिरुद्ध ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन आज अभिमान ने जो पार्टी में उसके साथ किया, उसके चलते वो बहुत ज्यादा टूट गया था और शायद आज पहली बार अनिरुद्ध ड्रिंक करने वाला था। आराध्या बड़ी सी बालकनी में से अनिरुद्ध को देख रही थी। उसके हाथ की बोतल बता रही थी कि आज वो खुद को संभालने में नाकाम हो गया। आराध्या का भी रोना बढ़ता जा रहा था। अचानक ही आराध्या को अभिमान पर गुस्सा आ गया और वो तेज कदमों से छत पर चली गई। आराध्या जब छत पर गई तो अभिमान ट्विंकल के साथ बेमन डांस कर रहा था।
आराध्या को गुस्सा आया और वो अभिमान के बिल्कुल करीब चली गई। उसने अभिमान की बाजू पकड़ी, अपनी तरफ घुमाया और बिना सोचे समझे एक थप्पड़ अभिमान के गाल पर जड़ दिया और उसी के साथ छत पर सन्नाटा पसर गया। आराध्या गुस्से में लाल आंखों से अभिमान को देख रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कितना रोकर आई है। अभिमान भी हैरान होकर आराध्या को देख रहा था और तभी आराध्या ने अभिमान का कलर पढ़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मिल गई ठंडक, पड़ गया तुम्हारे कलेजे को सुकून। बचपन से लेकर आज तक हमें बेइज्जती के सिवा तुमने दिया ही क्या है। बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुम बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब। बात बात पर मेरे भाई की इंसल्ट करते हो, बात बात पर हमें नीचा दिखाते हो। सही कहा तुमने, हम दोनों ही भाई बहन बेशर्म है जो इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी शिवाय अंकल की खुशियों में शामिल होने आ जाते हैं। कृष आराध्या को समझाने के लिए 2 कदम आगे आया तो आराध्या ने कृष को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडरस्को, बस कृष भैया, एक और बार आप अपने भाई की तरफदारी नहीं करेंगे। आप अच्छे से जानते हो कि अभिमान ने बचपन से लेकर आज तक हमें ताने के सिवा कुछ नहीं दिया। बहुत इनसिक्योरिटी होती है ना इसे कि शिवाय अंकल कहीं हमें ना प्यार करने लगे। आराध्या ने गीली आंखों से एक बार फिर अभिमान को देखा और उसका कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, बताओ अभिमान किस बात की इनसिक्योरिटी होती है? क्या शिवाय अंकल ने अपनी कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी? उन्होंने 2 बार प्यार से हमारे सिर पर हाथ क्या रखा? तुम्हारा तो दिल जलने लगा। उन्होंने 2 बार हमें प्यार से बेटा क्या कहा? तुम्हें इनसिक्योरिटी होने लगी। आर्या आंटी ने मुझे बेटी क्या समझा? तुम्हें मुझसे जलन होने लगी। एक बार भी तुमने सोचा कि हम दोनों भाई बहन बिना प्यार के कैसे रह रहे हैं? तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, बड़ी माँ है, बड़े पापा है, सब कुछ है। कभी सोचा कि हम दोनों भाई बहन के पास क्या है? कुछ भी नहीं शिवाय अंकल के प्यार के कुछ भी तो नहीं हमारे पास, और उनके सहारे हम दोनों भाई बहन बड़े हो गए। लेकिन आज तुम्हारी कड़वी बातों की वजह से मेरा भाई टूट गया। अभिमान कुछ बोल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं आराध्या को ऐसे देखकर अभिमान को दुख हो रहा था। अभिमान ने गुस्से में वो सब कुछ कर तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का गिल्ट था कि उसने गलत कर दिया। आराध्या ने अभिमान को उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को, बहुत शौक है ना तुम्हें हमें मेंशन से निकालने का? तुम्हारा शौक पूरा कर देती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं और मेरा भाई मेंशन में पैर नहीं रखेंगे। इतना कहकर आराध्या ने अभिमान के कॉलर छोड़े और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। और तभी अभिमान के दिल ने अचानक से कहा, अंडरस्को, मैं भी वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा के लिए इस मेंशन में लेकर आऊंगा। आराध्या वहां से चली गई। अभिमान आराध्या को जाते हुए देख रहा था और तभी कृष अभिमान के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अंडरस्को, फिर तू कहता है कि तुझे भाभी मारती क्यों है? तू खुद ही देख, तूने आज देव की खुशियों में आग लगा दी। मैंने इतने एक्साइटमेंट में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया। बचपन से लेकर आज तक शिवाय भाई तुम्हें समझा कर थक गए, लेकिन तुम नहीं समझे। तुम्हें तो पता नहीं अनिरुद्ध को परेशान करने में इतना सुकून क्यों मिलता है। सही तो कहाँ, आज आराध्या ने कुछ भी तो नहीं उन दोनों भाई बहन के पास। हमें ही अपनी फैमिली समझते हैं और तुम उन दोनों की बेइज्जती करते हो। इतना कहकर कृष भी गुस्से भरी नजरों से अभिमान को देखकर वहां से चला गया। युग ने कृष को रोकना चाहा तो कृष ने अपना हाथ झड़कते हुए कहा, अंडरस्को, छोड़ना युग, इस अभिमान ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब मेरा मूड खराब है, मुझे जाने दे। 405 अभिमान आराध्या थोड़ा सा स्पेशल। कृष अभिमान को डांटकर वहां से चला गया। युग ने भी अभिमान को देखकर कहा, अंडरस्को, अभिमान सही नहीं किया तूने। मान ना मान, वो दोनों हमारे मेहमान थे और बड़ी माँ कहती है मेहमान भगवान के समान होते हैं। तूने सही नहीं किया यार। इतना कहकर युग का दिमाग भी खराब हो गया और वो भी वहां से चला गया। सरगम और देव भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सरगम बोली, अंडरस्को, देव हम भी चले। देव ने आंखें झपका दी और अभिमान के पास जाकर बोला, अंडरस्को, अब जब पार्टी खराब हो ही गई है तो हम भी चले जाते हैं। इतना कहकर देव सरगम और मीरा को लेकर वहां से चला गया। धीरे धीरे अवनीत, पीहू, बाकी के लोग भी वहां से चले गए। रह गई तो बस ट्विंकल, जिसकी नज़र बस अभिमान पर थी।
ट्विंकल ने बार काउंटर में से एक पैक बनाया और अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या तुम भी? अभिमान, इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो दोनों भाई बहन इसी लायक थे, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, चलो अभी इसे पी लो और अपना मूड ठीक कर लो। अभिमान आज पहली बार अकेला सा महसूस कर रहा था। उस कुछ पल में उसे महसूस हो गया कि उसने जो किया वो गलत किया। उसके भाई भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। अभिमान ने बिना सोचे समझे ट्विंकल से वो ड्रिंक ली और पी ली। उसका दिमाग अभी ठीक नहीं था और तभी वहां बारिश होने लगी। अभिमान बारिश में भीग रहा था और साथ में ट्विंकल भी भीग रही थी। ट्विंकल ने एक और ड्रिंक बनाए और अभिमान को खींचकर शेड्स में ले आए। ट्विंकल ने अभिमान को ड्रिंक देते हुए कहा, अंडरस्को, अभिमान, जो हो गया सो हो गया, चलो ना चिल करते हैं। तुम तो ऐसे उदास हो गए जैसे तुम्हारी फैमिली हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई। अभिमान ने अभी रिएक्ट नहीं किया और बिना सोचे समझे दूसरी ड्रिंक भी पी ली। ट्विंकल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अभिमान आंखें बंद करता तो उसे बार बार आराध्या का मारा हुआ थप्पड़ याद आता था। ट्विंकल ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा छत के नीचे लाते हुए बोली, अंडरस्को, चलो ना अभिमान, मैं और तुम एंजॉय करते हैं। देखो कितना रोमांटिक मौसम है और अब तो बारिश भी हो गई। इतना कहकर उसने जैसे ही अभिमान के कॉलर पकड़कर उसे किस करने की कोशिश की। अभिमान अपने होश में आया। उसने हैरानी से ट्विंकल को देखा और उसे हल्का सा धक्का देकर कहा, अंडरस्को, ट्विंकल, डोंट किस। तुम ये भी जानती भी हो किसके सामने खड़ी हो? अभिमान, रघुवंशी के। ट्विंकल थोड़ी सी अदा के साथ बोली, अंडरस्को, अरे अभिमान, तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कर रही थी। अभिमान ने अगले ही पल ट्विंकल के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, अंडरस्को, मेरा मूड ऐसे ठीक नहीं होता और आज के बाद अपनी ये गंदी हरकत मेरे सामने मत करना। हमारे घर के बड़े भूल गए कि तुम्हारी वजह से युग को फूफा जी ने चांटा मारा था, लेकिन मैं नहीं भूला। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं युग के थप्पड़ का जवाब ले लूं, निकलो यहाँ से। इतना कहकर अभिमान ने ट्विंकल के चेहरे को झटक दिया और ट्विंकल हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान वहां से ट्विंकल को गुस्से में घूर कर चला गया और पीछे पीछे ट्विंकल भी जाते हुए बोली, अंडरस्को, अभिमान, देखो मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए अंकल ने उसे थप्पड़ मारा। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन अभिमान तो ट्विंकल की बात सुन ही नहीं रहा था। ट्विंकल उसके पीछे पीछे भाग रही थी और अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी और तभी ट्विंकल ने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। ट्विंकल की बाजू किसी ने पकड़कर खींच ली। ट्विंकल ने लड़के को देखा तो हैरान हो गई। वो लड़का कोई और नहीं, युग था। युग ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को, अगर वो अकेला रहना चाहता है तो तुम क्यों नागिन की तरह उसके पीछे पीछे जा रही हो? ट्विंकल भी हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर युग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे और अभिमान के बीच में कुछ ज्यादा ही आते हो? उस दिन भी तुम ही बीच में आए थे, वरना राजवीर अंकल तुम्हें थप्पड़ नहीं मारते। युग ने अगले ही पल ट्विंकल का गला पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, ट्विंकल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे ही घर में खड़ी होकर जरूरत से ज्यादा बकवास करती हो? ट्विंकल खांसने लगी, लेकिन युग को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ट्विंकल का गला कुछ ज्यादा ही कसकर दबा दिया तो उसने ट्विंकल को छोड़ दिया और ट्विंकल अपना वेट संभाल नहीं पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। युग पंजों के बल ट्विंकल के पास बैठता हुआ प्यार से बोला, अंडरस्को, देखो, इंसान चाहे जैसा भी हो, उसे अपनी सही जगह मिल ही जाती है, जैसे तुम्हें मिल गई। तुम इतनी गिरी हुई हो कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, तो अपनी औकात में रहो और उठने की कोशिश मत करना, वरना हम भाइयों का दिमाग घूम गया ना तो तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ तुम्हें भी मेंशन से हमेशा के लिए रवाना कर देंगे, समझी? इतना कहकर युग भी वहां से चला गया और ट्विंकल युग को गुस्से में जाते हुए देख रही थी। ट्विंकल खड़ी हुई और अपने पैर को हल्का सा रब करते हुए बोली, अंडरस्को, ट्विंकल, अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहेगी। जूनियर रघुवंशी, अगर मैंने भी तुम सबको तुम्हारी ही फैमिली के नजरों में ना गिराया तो मेरा नाम भी ट्विंकल नहीं। वहीं दूसरी तरफ अभिमान आराध्या को ढूंढ रहा था। उसने पूरा मेंशन देख लिया था
लेकिन उसे आराध्या कहीं नहीं मिली। अभिमान के अंदर अभी इतनी अकड़ थी कि उसने किसी से पूछा भी नहीं कि आराध्या कहाँ है। अभिमान आराध्या को ढूंढते ढूंढते थक गया। उसने भी एक बोतल उठाई और अपने कमरे में चला गया। अभिमान कमरे में खड़ा हुआ, ठंडी हवाओं के झोंके को महसूस कर रहा था। उसके हाथ में जो बोतल थी वो उसने पूरी खत्म कर दी थी। आज जो हुआ वो सब अभिमान के दिमाग में चल रहा था। अभिमान पूरी तरीके से नशे में मदहोश हो चुका था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि आराध्या है कहाँ। वो किसी भी हालत में आराध्या को मेंशन से जाने नहीं देना चाहता था। शायद आज अभिमान की दिल की फीलिंग खुलकर बाहर आ रही थी। अचानक ही अभिमान की लेफ्ट आंख से एक आंसू बह गया। उसने अपने हाथ से आंसू साफ किया और एक बार फिर आराध्या को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। सारे कमरे देखने के बाद फाइनली उसने स्टोर रूम का गेट खुला हुआ देखा। अभिमान ने स्टोर रूम में जाकर देखा तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या उस कमरे में आकर रोने लगी। अभिमान लड़खड़ाते कदमों से आराध्या के पास आया। आराध्या एक कोने में अपना चेहरा अपने पैरों में छुपा कर सुबक रही थी। अभिमान की आंखें आधी खुली थी और आधी बंद। अभिमान आराध्या के पास बैठ गया और उसने अपना एक हाथ उठाकर आराध्या के बालों को छूते हुए बोला, अंडस्को, ऐ गिलहरी रो क्यों रही हो? आराध्या ने गर्दन उठाकर देखा तो अभिमान पूरे नशे में था और आराध्या को देख रहा था। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, अब क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। तुम तो मुझे यहाँ से भागने वाले हो ना, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। कहकर आराध्या उठने लगी, लेकिन वो पूरे तरीके से उठती उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर वापस से उसे वहीं बैठा दिया। आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, अभिमान मेरा हाथ छोड़ो, तुम नशे में हो। अभिमान ने आराध्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, अंडस्को, आई एम सॉरी। ये सुनते ही आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान अपने किए पर पछताएगा और उससे सॉरी भी बोलेगा, लेकिन अगले ही पल आराध्या को महसूस हुआ कि अभिमान नशे में है। आराध्या अभिमान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिमान आराध्या से दूर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली और फिर आंखें बंद किए हुए अपने दिल की बात करते हुए बोला, अंडस्को, आई एम सॉरी गिलहरी, मैं सच में बहुत बुरा हूँ ना। बचपन से लेकर अब तक तुम्हें और तुम्हारे भाई को परेशान करता आया हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे सच में इनसिक्योरिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों भाई बहन मेरे मम्मी पापा को चुरा लोगे। ये सुनते ही आराध्या की आंखें भी भर गई। आराध्या ने अभिमान को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखकर बोली, अंडस्को, अभिमान, हम क्या किसी के मम्मी पापा को चुराएंगे? हमारे तो खुद के मम्मी पापा भगवान ने चुरा लिए। तुम जानते हो, बचपन से लेकर अब तक मैंने भाई के अंदर ही मम्मी पापा को देखा। उन्होंने मुझे इतनी सी तकलीफ नहीं होने दी। अब उन्हें तकलीफ होती है तो मुझे रोना आता है। कहकर आराध्या फिर से रोने लगी। अभिमान ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज गिलहरी, रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिल बहुत भारी हो रहा है। कहकर अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख लिया। आराध्या भी रोते रोते बोली, अंडस्को, सोचो, थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो तुम्हें इतना बुरा लगा? कभी मेरे और मेरे भाई के बारे में सोचा है कि हमें कितना बुरा लगता होगा? हर वक्त तुम हमारी बेइज्जती करते हो क्योंकि तुम तो बहुत अमीर हो ना। तुम्हारे पास तो सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। सोचो अभिमान, अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? इतना कहकर आराध्या और ज्यादा रोने लगी और अभिमान आराध्या को अपने सीने से लगाते हुआ बोला, अंडस्को, आज के बाद नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आराध्या का रोना और तेज हो गया और उसने अभिमान पर अपनी बाहें लपेट दी। कुछ देर तक आराध्या ऐसे ही रोती रही और अभिमान उसके बालों को सहलाता रहा। अचानक ही अभिमान ने आराध्या को खुद से दूर किया और उठकर आराध्या को देखकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को, चलो यहाँ से चलते हैं। आराध्या हैरानी अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने नशे में कहा, अंडस्को, चलो आराध्या, वहाँ चलते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। आराध्या भी रो रोकर होश में नहीं थी।
उसने भी बिना सोचे समझे अभिमान के हाथ पर हाथ रख दिया। आज उसे अभिमान पर यकीन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमान सच में अपने किए पर पछता रहा है। आराध्या अभिमान का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को गले लगा लिया। अभिमान ने फिर से अपना चेहरा आराध्या के गले में छुपाते हुए कहा, आई लव यू आराध्या। अब तो आराध्या जैसे बिल्कुल सहम गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमान के मुंह से ये सब भी सुनेगी। एक तो पहले ही आराध्या का दिमाग खराब था, ऊपर से आज अभिमान को देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। अभिमान ने आराध्या को खुद से थोड़ा सा दूर किया और अपना माथा आराध्या के माथे से लगाकर कहा, सच में आराध्या, आई रियली लव यू। बचपन से, पर कहने की हिम्मत नहीं थी। अपने गुस्से में अपनी फीलिंग्स को दबाने लगा था। मेरा दिमाग कहता था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, फिर भी दिल तुम्हारी तरफ ही खींचता था। तुम्हें पता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आराध्या तो हैरानी से अभिमान की बातों को सुन रही थी। अगले ही पल अभिमान आराध्या से थोड़ा सा दूर हुआ। उसने झटके से आराध्या को गोद में उठा लिया। आराध्या के दिल की धड़कन फिर से रुक गई। अभिमान उसे कमरे से बाहर ले जाता हुआ बोला, चलो आराध्या, अपनी दुनिया बनाते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और मेरा ये गुस्सा ना हो, जहाँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूं, तुम्हारी हर बात मानूं, तुम्हारे साथ बातें करूं। आराध्या तो हैरानी से अभिमान को देख रही थी। वैसे तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान उसे ऐसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर लेकर आएगा। अभिमान नशे में आराध्या को अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर बैठाता हुआ उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें कभी यहाँ से नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं, हमेशा अपने पास रखूंगा। आराध्या, मैं बहुत बुरा हूँ ना। आराध्या अभी भी हैरानी से अभिमान को देख रही थी और तभी अभिमान ने झुककर आराध्या के होठों को छू लिया। आराध्या खुद को संभाल नहीं पाई और न ही उसने अभिमान को रोका। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे अभिमान के हाथ आराध्या के बदन पर घूमने लगे। आराध्या के कान में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आई लव यू आराध्या। और शायद उस कमजोर पल में आराध्या ने अभिमान को रोका नहीं और धीरे धीरे वो एक दूसरे को महसूस करने लगे।